चलो आज हम लोग बात करते हैं पेय के बारे में। पेय जैसे हम लोग पीछे देख रहे थे कि मंड बनाया गया था जो चावल का माड़ होता था। वैसे पेय में थोड़ा सा चावल के कण आ जाते हैं तो वो पेय कहलाती है। पेय का मुख्य गुण होता है दीपन पाचन। दीपक पाचन, इसके अलावा क्षुध क्षुधा यानी कि भूख में पेय दिया जाता है तो भूख शांत हो जाती है। तृष्णा, प्यास में अगर ग्लानि किसी को भूख के कारण से अगर डिप्रेशन जैसा लग रहा हो तो वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। कोई बहुत ही ज्यादा दुर्बल हो तो दुर्बलता में, क्योंकि इसमें पेय में शुगर ग्लूकोज कंटेंट तुरंत मिलता है इसलिए उसके अंदर बल उत्पन्न हो जाता है। कुच्छी रोग, पेट के रोगों में अजीर्ण वगैरह हो तो आसानी से पच जाती है इसलिए इसका प्रयोग करते हैं कुच्छी रोगों में। ज्वर नाशक होती है क्योंकि हल्की होती है तो आसानी से पच जाती है और बल प्रदान करती है इसलिए ज्वर का नाश करती है। मल का अनुलोमन करने वाली, मन का अनुलोमन करने वाली यानी कि मल को बाहर निकालने वाली। साथ ही साथ में पथ्य होती है। पथ्य यानी कि हितकारी। तो ये इसके गुण होते हैं पेय के। पेय के बाद में विलेपी। विलेपी में चावल के गुण और ज्यादा होते हैं तो विलेपी तो ग्राही। ग्राही मतलब मल को बांधने वाला। हृदय, हृदय मतलब जो हृदय के लिए हितकारी हो। हृदय, हृदय के देखो दो शब्द आयुर्वेद में हृदय का मतलब निकल के आते हैं। एक हृदय का मतलब निकल के आता है जो मन को अच्छा लगे। एक हृदय का मतलब मन को प्रिय, और एक हृदय का मतलब जो हृदय के लिए हितकारी हो। तो विलेपी आसानी से पच जाती है। आसानी से पचने के कारण से जो पेट में तनाव होता है, पेट में तनाव होगा तो हृदय के ऊपर बल लगाएगा, हृदय की गति थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए अगर आसानी से डाइजेशन हो जाएगा, पाचन हो जाएगा तो हृदय के ऊपर कोई बल नहीं लगेगा, आसानी से हृदय की गति चलती रहेगी। तो ये हृदय है विलेपी। इसके अलावा तृष्णा नाशक है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है इसीलिए प्यास को दूर करती है। तृष्णा नाशक। अग्नि दीपक है। व्रण रोगी, व्रण के रोगों में हितकारी है। अच्छी रोगी, आंखों के रोगों के लिए हितकारी है। वमन आदि से कोई शुद्ध हुआ है। दुर्बल,
दुर्बल व्यक्ति के लिए हितकारी होती है। और नित्य स्नेह पीने वाले, जो डेली स्नेह पीते हैं, तो स्नेह खुद ब खुद बहुत भारी होता है, तो स्नेह भारी है, पचने में समय लेगा। ऐसे कंडीशन में अगर उसके साथ में कोई हल्की चीजें दिया जाए ताकि ज्यादा पाचन में कोई दिक्कत ना हो, तो वहां पर हम बिलेपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बिलेपी हो गया। नेक्स्ट हम लोग मंड, पेया, बिलेपी और लास्ट में ओदन। ओदन क्या होता है? ओदन जो हम लोग भात बनाते हैं, घर में जो चावल पकाते हैं, वही ओदन कहलाता है। ओदन माड़ पूरा निकल गया हो, चावल भली प्रकार से गल गया हो, वही भात ओदन कहलाता है। और इसमें भी कई औषधियों के साथ में जब इसको पकाया जाता है तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कृतान्न वर्ग में फिर आता है मांस रस। मांस को पकाकर उसका रस निचोड़ लिया जाए तो उसे मांस रस कहा जाता है। और ये ब्रंघण कारक यानी कि मोटापा पुष्टि करने वाला। प्रीरण, प्रीरण मतलब जो तृप्ति कराए, यानी कि पेट भरा भरा महसूस हो, तो ये तृप्ति कारक भी है। ब्रश है, मैथुन शक्ति बढ़ाने वाला। आंखों के लिए उत्तम है। चक्षुष से, चक्षुष से अर्थात नेत्र के लिए हितकारी। इसके अलावा व्रणनाशक भी है, व्रण को नष्ट करने वाला या व्रण को ठीक करने वाला भी होता है। तो मांस रस में हाई प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं ये। तो प्रोटीन आपके शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट होती है। प्रोटीन क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट। इसीलिए ये पुष्टि कारक हैं, तृप्ति कारक हैं, ब्रश हैं, हर जगह इनका प्रोटीन का यूज होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग सीधे बात करेंगे अब मांस वर्ग के बारे में। मांस वर्ग, देखो सभी प्रकार के मांस जो होते हैं उनके गुण अलग अलग होते हैं। वो हर एक व्यक्ति हर एक मांस को नहीं खाता है, या फिर सभी व्यक्ति अगर एक विशेष प्रकार के मांस अगर खाते रहेंगे तो उनमें रोग हो सकते हैं। इसीलिए सभी को अलग अलग तरीके के मांस बताया गया है। और मांस वर्ग में 8 प्रकार की योनियां बताई गई हैं। जैसे मृग, मृग में बहुत सारे आते हैं, जैसे हिरण, हरिण है, ऐड़, कुरंग,
रेक्ष, ये बहुत सारे जो हैं ये हिरण के पर्याय हैं। हरिण, ऐण, कुरंग, रेक्ष, गोकर्ण, मृगमात्रिका, सस, संभर, चारुस्क, सरव, ये सारे के सारे मृग कहलाते हैं। फिर दूसरी जो कैटेगरी है उसमें विस्किर। पहले तो विस्किर का मतलब समझे। विस्किर का मतलब होता है पैर से वस्तु को बिखेर कर खाते हैं। जैसे अगर आप कभी लावक देखें, मुर्गा देखें, एग्जाम्पल इसके, जैसे मुर्गा, लावक, तितर। लावक जो होता है वो तीतर ही होता है, इसी का भेद होता है। चकोर, ये जो मुर्गा जैसे देखे होंगे अगर कहीं रहता है, वो अगर वो कुछ खा पी रहा होगा तो पहले पैर से वहां पर मार के, एकदम जैसे कुत्ता जहां बैठता खोदने लगता है, वैसे ये सब अपने पैर से चीजों को इधर उधर बिखराते हैं, फिर उसके बाद में खाते हैं। तो वो विस्कर, ये डिफिनीशन छोटी छोटी पूछ लिया जाता है कि विस्कर किसे कहते हैं। जैसे प्रत्युत, नंबर 3 पे, प्रत्युत, प्रत्युत किसे कहते हैं, तो जो चोंच मार के खाते हैं। जो चोंच मार के खाते हैं वो प्रत्युत। जैसे सूप, तोता, तोता सूप मार के खाता है। सारिवा, सारिका, कोयल आदि। ठीक है, चटक जैसे गौरैया भी है, ये सब चोंच मार के खाती है, तो उन्हें प्रत्युत। और फिर है विलेसय। विलेसय का जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, बिल में रहने वाले। जैसे एग्जांपल देखें तो मेढक, चूहा, सांप, गोह, ये सब कहाँ रहते हैं, ये सब बिल में रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं विलेसय। नंबर 5, विलेसय के बाद देखें कौन सा भेद आता है। प्रासह, प्रसह, प्रसह ये झपट कर दूसरों से छीन कर खाते हैं, दूसरों से झपट कर खाते हैं। अब दूसरों से झपट कर खाते हैं, जैसे गाय, बाज, गिद्ध, चीता, घोड़ा, बहुत ऐसे हैं, हाथी, बंदर, बिल्ली, चूहा, व्याघ्र। तो ये सारे जो दूसरों से झपट कर खाते हैं, भेड़िया वगैरह, वो सब के सब प्रसह वर्ग के कहलाते हैं। वैसे चूहा जो है, अन्य आचार्यों ने तो बिलेसे में माना है, यहाँ करेक्ट कर लें, चूहा को अष्टांग हृदय ने प्रसह में माना है। प्रसह के बाद में महामृग, महामृग में सुअर, भैंस,
हाथी, ये सब आते हैं जो बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं, वो सारी चीजें, यानी कि ये ज्यादातर घास खाने वाले। नंबर 7, जलचर। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जल में विचरण करने वाले, जल में घूमने वाले, जल में विहार करने वाले। जैसे हंस, सारस, बगुला, कदम, कारो, पलव, ये जितने भी हैं वो सब जल में जो विहार करते हैं वो जलचर कहलाते हैं। और नंबर 8 पे मत्स्य। मत्स्य अर्थात मछलियां। तो मछलियां जितनी भी हैं, चाहे वो समुद्र की हो, चाहे वो नदी की हो, वो सभी के सभी मत्स्य वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर 8 प्रकार के मांस का वर्णन किया है अष्टांग हृदय ने। तो इसको याद करने, मृग विस्कुर प्रतुत ने विलेसय प्रसय को महामृग में जल में चलाया। इसको याद करें। मृग विस्किर प्रतुत ने विलेसय प्रसय को विलेसय प्रसय महामृग को मछली बनाकर जल में घुमाया, जल में तैराया लिख लें। तो मृग वर्ग, विस्किर वर्ग, प्रतुत ने, विलेसय, प्रसय, महामृग, फिर मछली से मत्स्य वर्ग, और तो ये कितने हुए? 8। जल से जलचर। मृग विस्किर प्रतुत ने विलेसय प्रसय महामृग को मछली बनाकर जल में तैराया। फिर जांगल मांस के क्या गुण होंगे? जांगल अर्थात जो जंगल देश में रहता हो, जैसे कि राजस्थान का एरिया हो, जहाँ पर सूखी हवा चलती हो, रेगिस्तान ज्यादा हो। जंगल से ये मत समझे कि वहां पर जंगल ज्यादा होंगे। तो ये वाला मांस जो होगा, जंगल मांस, ये बद्ध मला यानी कि मल को बांधने वाला, मल को बांधने वाला, शीतल है, लघु है, पित्त प्रधान, वात मध्य, और हीन कफ सन्निपात व्याधियों में हितकारी। सन्निपातक व्याधियां वो व्याधियां होती हैं जो तीनों दोष के कारण से होती हैं। तो ऐसे में जहां पर पित्त प्रधान रूप से प्रकोपित हो, वात मध्य रूप से, और कफ सबसे कम प्रकोपित हो, तो वहां पर जांगल मांस रस का सेवन कराया जाता है। बाकी सब ग्रुप जितना बताया गया है उसमें सबके गुण लिखे होंगे।
क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है शाक वर्ग। नंबर 5 पे हम लोग पढ़ेंगे शाक वर्ग। तो अष्टांग हृदय ने 7 वर्गों का वर्णन किया था। शाक वर्ग में जितनी भी हरी सब्जी वगैरह होती हैं उनसे संबंधित लिखा गया है। जैसे अड़ूसा के बारे में देखें, अड़ूसा यानी कि वासा। वासा क्या है? वमन और कास नाशक, वमन कास नाशक और रक्त पित्त रोगों। रक्त पित्त यानी कि जहां से ब्लड बाहर निकलने की टेंडेंसी हो, तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस में वासा काम करता है। वासा, इसका नाम जो होता है ये अधाटोडा वैसिका, अधोटोडा वैसिका इसका बॉटेनिकल नेम होता है। इसमें वैसिकी नामक तत्व पाए जाते हैं। ये जो ट्रैकिया वगैरह है, यहाँ पर पाए जाने वाले जो सीलिया होते हैं, इनके एक्शन को प्रमोट करता है, ताकि कहीं का कफ वगैरह जमा है तो ये बाहर निकल जाए। तो इसका वासा का जो एक्शन है वो म्यूकोलिटिक और म्यूकोकाइनेटिक दोनों एक्शन पाए जाते हैं कि म्यूकस को पतला करेगा और उसको बाहर निकालेगा, ताकि जो बलगम की वजह से खांसी वगैरह आ रही है। और इसके गुण जो होते हैं एंटीबैक्टीरियल भी हैं, एंटीवायरल गुणों से भरपूर है, और ये चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खांसी वगैरह के लिए। जीवंती एक शाक का नाम है, जीवंती। जीवंती आंखों के लिए बहुत हितकारी होता है, चक्षुष से। सर्व दोष अग्नि, सभी दोषों को दूर करने वाला, मधुर है और शीतल है। हिम अर्थात शीतल है। उसके बाद में शाक वर्ग में ही वल्ली फल। वल्ली फल यानी कि जिसमें लताएं पाई जाती हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है। तो इसमें कूष्मांड, कूष्मांड जो है ये श्रेष्ठ होता है। और कूष्मांड श्रेष्ठ, कूष्मांड आप लोगों ने देखा होगा, जो पेठा बनता है, तो वो पेठा इसी कूष्मांड से बनता है, जिसको व्हाइट वाला कद्दू कहते हैं। बहुत अच्छा होता है, ये वात पित्त नाशक होता है, वात पित्त नाशक, मूत्राशय का शोधन करने वाला, मूत्राशय का शोधन करने वाला और ब्रश है। इसी प्रकार से खीरा, खीरा जिसको आयुर्वेद में त्रप्पुस कहा जाता है, ये मूत्रल है, क्योंकि खीरे में देखा जाए तो 90% तक पानी होता है। तो गर्मियों में इसीलिए खाया जाता है इसको, ताकि सारा का सारा वाटर का जो डिहाइड्रेशन हो वो कमी उसकी पूरी की जा सके। तो ये
कुछ चीजें हैं इसी प्रकार से, जैसे मूली है, तो मूली जो होती है सूखी प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि सूखी मूली वात कफनाशक और जो कच्ची मूली होती है वो त्रिदोष कारक होती है, दोष कारक। इसीलिए मूली को सुखा के खाना चाहिए। लहसुन के बारे में देखें, लहसुन बहुत इंपॉर्टेंट, लहसुन खाने में है, खासकर जो दिल के रोगी होते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है ये। लिपिड मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। अगर इसके बारे में देखा जाए आयुर्वेद में क्या बताया गया है, तो लहसुन तीक्ष्ण है, उष्ण है, तीक्ष्ण और उष्ण। आप लोगों ने देखा भी होगा कच्चा लहसुन कितना तीक्ष्ण होता है। विपाक एवं रस में कटु, विपाक और रस दोनों इसका कटु होता है, कड़वा होता है। सर थोड़ा सा रेचक का काम करता है। मन के लिए प्रिय, मन के लिए लहसुन प्रिय होता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं लहसुन जब किसी खाने में पड़ जाता है तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। केस से बालों के लिए अच्छा होता है। गुरु है, ब्रश से होता है। स्निग्ध है, रुचिकारक, स्निग्ध है, रुचिकारक है। अग्नि दीपक है, अग्नि दीपक। भग्न संधान कारक, भग्न संधान कारक है, यानी कि जोड़ने वाला है। बल्य है, रक्त पित्त को दूषित करने वाला, रक्त और पित्त इन दोनों दोषों को दूषित करने वाला, क्योंकि खुद भी क्या है, कटु है, इसीलिए। पिलास, पिलास कहते हैं सफेद दाग को। पिलास में, कुष्ठ में, गुल्म में, अर्श में, प्रमेह में, पेट में कीड़े पड़ जाएं, कृमि रोग में, कफ और वायु, साथ ही साथ में टिक्का, पीनस श्वास कास, टिक्का, पीनस श्वास कास को नष्ट करता है। टिक्का पीनस श्वास कास्ट को नष्ट करता है। और रसायन है, रसायन यानी कि एंटीऑक्सीडेंट गुणों से लहसुन भरपूर होता है। साथ ही साथ में इसमें एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड भी होता है,
और उस सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के कारण इसका एंटी फंगल इफेक्ट भी होता है, यानी कि दांत हाथ खुजली वगैरह ये ठीक करता है। प्याज के गुण भी लहसुन के समान ही होते हैं, लेकिन कुछ कम होते हैं। ठीक है, एक होता है सूरण। सूरण जिसको जिमीकंद कहा जाता है, और अक्सर दीपावली पर इसकी सब्जी बनती है। लेकिन ये बहुत ही ऐसे नहीं खा सकते हैं आप। इसको उबाल कर ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स होते हैं और वो गले में एकदम बहुत खतरनाक तरीके से लगते हैं। अगर आप जिमीकंद का कच्चा टुकड़ा खा लें तो पूरा गला आपका छील देगा। इसलिए इसको पहले उबाल कर इसके क्रिस्टल ऑक्जेलेट के निकाल देते हैं, तब इसको खाया जाता है। ये क्या है? अग्नि दीपक। अग्नि को बढ़ाने वाला, रुचिकारक, रुचिकारक है। कफनाशक, कफ को नष्ट करने वाला। विशद है, लघु है। विशद यानी कि बहुत ही चिकना, पूरे स्रोतस को शुद्ध करने वाला विशद है, लघु है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेषकर अर्श लोगों के लिए, विशेषकर अर्श रोगी के लिए हितकारी। जितने भी अर्श मतलब पाइल्स के रोगी होते हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये हितकारी होती है, क्योंकि पाइल्स में जो सूजन हो जाती है उसको सूरण कम करता है। तो ये आपका शाक वर्ग का। नंबर 6, फल वर्ग। फल वर्ग में देखा जाए तो अष्टांग हृदय ने द्राक्षा को सभी फलों में उत्तम बताया है। द्राक्षा क्या होता है? द्राक्षा यानी कि जो अंगूर को सुखा दिया जाता है वही द्राक्षा बन जाता है। तो ये सभी फलों में उत्तम बताया है। जबकि ब्रैकेट में लिख लें तो सुश्रुत ने आमलकी को, सुश्रुत ने आमलकी को बताया है, जबकि चरक ने भी द्राक्षा को सभी फलों में उत्तम बताया है। ये भी वृक्ष है, नेत्रों के लिए हितकारी है, मूत्र और मल को बाहर निकालने वाला होता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट गुण है। द्राक्षा सभी फलों में उत्तम है। तो जो लकुच का फल होता है, यानी कि बड़हल, बड़हल का जो फल होता है ये हीन होता है। तो द्राक्षा सभी फलों में उत्तम, और बड़हल का फल तीनों दोषों को काटने वाला होता है, इसलिए ये हीन होता है। और लास्ट वर्ग जो अष्टांग हृदय ने बताया है, वो बताया है औसत वर्ग। तो मैंने बताया था कि अष्टांग हृदय ने औसत वर्ग को मौलिक देन है, यानी कि अन्य किसी आचार्य में नहीं वर्णन किया है। और इसमें लवण 8 प्रकार के वर्णन किया है, जिसमें सैंधव,
सौवर्चल, सौवर्चल को ही काला नमक कहा जाता है। विड नमक, सामुद्र नमक, उद्भिद, एक होता है कृष्ण सौवर्चल, कृष्ण सौवर्चल। तो सौवर्चल ऊपर काला नमक इसको लिखो, कृष्ण सौवर्चल को काला नमक कहते हैं। कृष्ण मतलब काला। रोमक लवण, तो इसमें सैंधव लवण को श्रेष्ठ मानना चाहिए। एक कांच नमक, रोमक लवण को काच नमक भी कहते हैं। और एक लास्ट में पांसुज लवण। पांसुज लवण का वर्णन यहाँ नहीं है, लेकिन 8 लवण होते हैं। अगर कभी कहा जाए कि एक लवण का ग्रहण करें, तो एक लवण में आपको सैंधव नमक का ग्रहण करना है। 2 नमक ग्रहण करें तो सैंधव सवर्चल। 3 कहा जाए तो सैंधव सवर्चल और विड। इस प्रकार से हम लवण को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखें हिंगू के बारे में। हिंगू मतलब हींग जिसको कहते हैं, ये वात कफ नाशक है। वात कफ नाशक। आनाह शूलनाशक। आनाह मतलब पेट फूलना, पेट में दर्द होना, तो आनाह और शूलनाशक भी है। साथ ही साथ में पित्त को प्रकोप करती है। रस और विपाक में कटु। और रुचि कारक। अग्नि को बढ़ाने वाली, अग्निदीपक। पाचन करने वाली और लघु। तो हींग क्या होता है, हींग जब खाते हैं एक तो ये गैस पेट में खत्म करती है। इसके अलावा ये जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं इनको सिक्रीट करने में मदद करती है, ताकि आसानी से पाचन हो सके। तो ये हींग के गुण हो गए। चलो बस अभी इतना ही पढ़ा जाए।